देखो, अभी तक हमने RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसका सिलेबस हमने कंप्लीट किया। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर 2 बुक्स होते हैं। पहला बुक है RH-124 रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये पहला एग्जाम, उसमें से पहला बुक रेड हैट 124। ठीक है। सेकेंड बुक होता है RH-134 रेड हैट 134। ये बुक के कोड्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहला बुक RH-124, सेकेंड बुक RH-134। हालांकि इसको शॉर्टकट SA1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 या फिर SA2 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बुक 2 इस तरह से भी बोला जाता है। और ये दोनों बुक्स मिला के आपका जो ग्लोबल एग्जाम होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये होता है। ठीक है। ये रेड हैट का बिगिनर्स कोर्स है, मतलब लिनक्स में आपको एंट्री करना है तो आपको ये कोर्सेज शुरुआत में करने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज होते हैं, वैसे तो रेड हैट के 50 एग्जाम से या कोर्सेज से इसके बाद, ठीक है, सबसे पहला कोर्स यही है। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम होता है या सेकंड जो आप कोर्स बोलते हो वो RSC होता है। इसके बाद RSCE रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, इस तरह से। इसमें आपको एक बुक होता है RH-294 जिसको हम SA3 थर्ड बुक इस तरह से बोलते हैं। SA1, SA2 और SA3, 124, 134 एंड 294 ऐसे। और ये जो कोर्स है RSC नाम से होता है, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। रेड हैट का ये फर्स्ट एग्जाम और रेड हैट का ये सेकेंड एग्जाम। ठीक है। अभी थर्ड बुक के अंदर या RSC के सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या सीखना है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। थर्ड बुक, वैसे तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में आपने लिनक्स क्या है, लिनक्स एंड विंडोज के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लिनक्स का इंस्टॉलेशन हमने किया था। RHL वर्जन 10 में हमने ट्रेनिंग किया तो RHL वर्जन 10 का इंस्टॉलेशन, या फिर जिन्होंने RHL 9 के अंदर ट्रेनिंग किया होगा तो उन्होंने RHL 9 का इंस्टॉलेशन, हालांकि दोनों सिमिलर्स है। ठीक है। देन उसके बाद कमांड क्या होते हैं, शेल क्या होता है, कर्नल क्या होते हैं, कमांड कहाँ पे चलाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसको हमने कवर किया। उसके बाद फिर हमने बेसिक कमांड्स के ऊपर 2 यूनिट्स कंप्लीट किए थे। फाइल फोल्डर कैसे बनाना है, ls कमांड, cp कमांड, cd कमांड, रीनेम कैसे करना है, ठीक है, मशीन को रीबूट कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे कमांड्स हमने यूनिट नंबर 3 एंड 4 के अंदर डिस्कस किए। फिर यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने विम एडिटर को डिस्कस किया था। विम एडिटर जो कि फाइल्स को कैसे एडिट किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है फाइल को। फिर हमने फाइल फोल्डर को फाइंड आउट किया, फाइल फोल्डर को सर्च कैसे करना है, फाइंड कमांड को हमने यूज किया था। फिर लॉग्स को कैसे चेक करना है, सर्विस को कैसे मैनेज करना है, कोई पर्टिकुलर सर्विस स्टॉप है तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टेटस कैसे देखना है, सिस्टम सीटीएल कमांड हमने कवर किया था। उसके बाद हमने बैकअप कैसे लिया जाता है फाइल फोल्डर का, टार कमांड जिसको हमने यूज किया था, उसके सारे ऑप्शंस। SCP कमांड, rsync कमांड जो कि रिमोट फाइल फोल्डर्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि टार कमांड हमने उसका थ्योरी डिस्कस किया था। देन उसके बाद फिर हमने मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप ये टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें यूजर्स ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, डिलीट कैसे करना है, ठीक है, यूजर्स ग्रुप उसको मॉडिफाई कैसे करना है, पासवर्ड कैसे सेट करना है, उसका टॉपिक हमने डिस्कस किया था मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप के अंदर। फिर हमने परमिशंस टॉपिक को कवर किया था। परमिशन जो कि हम फाइल फोल्डर को परमिशन सेट करते हैं, ठीक है, फाइल फोल्डर को हम परमिशन सेट करना है, कैसे सेट करना है, तो उसके लिए chmod कमांड होता है। फिर हमने उसी टॉपिक में chown, chgrp, umask ये सारे कमांड्स हमने कवर किए थे। परमिशंस, एडवांस परमिशंस आपको सेट करना है तो उसके लिए आपको ACL सेट करना होता है। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट।
एडवांस परमिशन में फिर हमने पर्टिकुलर यूजर के लिए या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए परमिशंस कैसे देना है उसको भी हमने कवर किया था। ठीक है, ACL परमिशन हो गया। उसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, RPM कमांड को हमने कवर किया था। 2D का एक टॉपिक था, उसको भी हमने कवर किया। फिर सेकेंड बुक में हम आते हैं तो सेकेंड बुक के अंदर हमने ग्रेप कमांड जो होता है, ग्रेप कमांड जो कि किसी कीवर्ड देके फिल्टर कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, वो हमने देखा था ग्रेप कमांड। क्रॉन जॉब जो कि स्केड्यूलिंग कैसे किया जाता है वो हमने डिस्कस किया। तो लिनक्स में आपको कोई टास्क टाइम बेस एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उसके लिए स्केड्यूलिंग किया जाता है, और वो स्केड्यूलिंग कैसे करना है उसी को हमने कवर किया था। नेक्स्ट फिर हमने मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस को कवर किया था। मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस में जहाँ पे प्रोसेस कैसे देखे जाते हैं सर्वर के, PS कमांड, टॉप कमांड, PS ट्री कमांड, PID कैसे चेक करना है, पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कैसे करना है, जो कि कोई हार्मफुल प्रोसेस चल रहा है आपके सर्वर के अंदर तो उसको किल कैसे किया जाता है, यूजर के प्रोसेस कैसे देखना है, उसके कमांड्स हमने डिस्कस किया। सर्वर के लोड कैसे चेक करना है, कर्नल का वर्जन कैसे चेक करना है, कितने नंबर ऑफ यूजर लॉग इन है आपके सर्वर पे वो कैसे चेक करना है, उसके कमांड्स हमने मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फिर हमने पार्टीशंस कैसे क्रिएट करना है, लिनक्स में पार्टीशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फिर बहुत सारे कमांड्स है, वैसे हमने cfdisk कमांड यूज किया था पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। तो cfdisk कमांड से हमने पार्टीशन को क्रिएट किया, फॉर्मेट किया, माउंट किया एंड फिर आखिरी में उसको डिलीट किया। उसके बाद फिर हमने स्वैप पार्टीशन डिस्कस किया। स्वैप पार्टीशन जो कि एक वर्चुअल मेमोरी काम करता है आपके सिस्टम के अंदर, और स्वैप पार्टीशन आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे बनाया जाता है या फिर एग्जिस्टिंग स्वैप का साइज कैसे बढ़ाना है, तो उसको हमने कवर किया था। मतलब स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना, डिलीट कैसे करना, वो हमने कवर किया। इवन हमने स्वैप का प्रायोरिटी भी चेंज करके देखा था, स्वैप प्रायोरिटी कैसे चेंज करना है उसको भी हमने कवर किया। फिर आता है LVM टॉपिक, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। फिक्सिबल पार्टीशंस होते हैं, एक आधा पार्टीशन फुल हो जाता है तो आप उस एग्जिस्टिंग पार्टीशन को बढ़ा कैसे सकते हो, एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, या फिर आपको लगता है साइज कम करना है, श्रिंक करना है, रिड्यूस करना है, तो वो कैसे किया जाता है उसको भी हमने कवर किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक को हमने देखा था IP एड्रेस सेट करना। NMCLI कमांड हमने यूज किया था जिसे हम IP को कैसे सेट करना है, होस्ट नेम कैसे सेट करना है लिनक्स सिस्टम के अंदर, उसको हमने कवर किया। IP होस्ट नेम सेट करके देखा था। फिर आता है फायरवॉल टॉपिक। फायरवॉल के अंदर रूल्स कैसे ऐड करना है, किसी पर्टिकुलर IP को ब्लॉक कैसे करना है, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कैसे करना है, पर्टिकुलर पोर्ट को कैसे ब्लॉक करना है या अलाउ कैसे करना है, उसके कमांड्स हमने कवर किए थे। या पर्टिकुलर नेटवर्क को पर्टिकुलर सर्विस ही कैसे ब्लॉक करना है उसको भी हमने कवर किया। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रबल शूटिंग का। ट्रबल शूटिंग जिसमें हमने रूट का पासवर्ड इनकेस आप भूल गए तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे, उस मशीन का पासवर्ड कैसे रिसेट करोगे, वो हमने कवर किया था। और एक एरर आता है जो कि एपिस्टैब में गलत एंट्री करने से आता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल डी एरर, और इस कंट्रोल डी को कैसे फिक्स करना है उसको भी हमने कवर किया था। कंट्रोल डी एरर को कैसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा जो कि नए टॉपिक से RHEL वर्जन 10 के अंदर स्टैटिस फाइल सिस्टम जो कि लोकल स्टोरेज मैनेजमेंट टूल, उसको हमने कवर किया था। लिनक्स के अंदर AI को कैसे यूज करना है, मतलब लाइट स्पीड को कैसे यूज करना है, जो RHEL वर्जन 10 के अंदर ये नए टॉपिक्स है उसको हमने कवर किया। फिर फ्लैट पैक जो कि एक यूजर एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए नया एक टर्म आया है फ्लैट पैक, तो वो हमने कवर किया। फ्लैट पैक के थ्रू हमने सॉफ्टवेयर को आइसोलेट किया, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, ठीक है। एंड देन इमेज बिल्डर, मतलब खुद का इमेज कैसे, कस्टमाइज इमेज, OS इमेज कैसे क्रिएट करना है उसका भी प्रैक्टिकल हमने कवर किया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक में हमने ये टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बुक में जो कि हमने टॉपिक डिस्कस किए ये सारे RSC के RHEL वर्जन 10 के अंदर हुए टॉपिक्स है, ठीक है। अभी हम RHEL वर्जन 10 के अंदर RSC मतलब रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ये जो कोर्स है ये हम डिस्कस करने वाले। मोटा मोटा ये कोर्स 15 डेज का है, वैसे तो ऑफिशियल ही ये कोर्स सिर्फ 4 to 5 डेज का है। रेड हैट की तरफ से बोला गया कि बस 5 दिन में पढ़ा दो, बट एक दिन में आपको 2-2 यूनिट्स कवर करने हैं। 10 यूनिट है तो 2 यूनिट कवर कर लो तो 5 दिन में खत्म।
ठीक है। बट हम इसको 10 से 15 दिन ये कवर करेंगे। हालांकि सेशंस हमारे टोटल 10 से 12 सेशंस होंगे, ठीक है, मतलब मोटा मोटा 15 दिन तक ये कोर्स चलने वाला है, ठीक है। कोर्स में हम क्या सीखेंगे? कोर्स में हम ऑटोमाइजेशन सीखेंगे, सिस्टम को या सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि फिलहाल हम मैन्युअली कर रहे थे, अभी हम ऑटोमेट करके देखेंगे। यही प्रैक्टिकल्स रिपीट होंगे जो कि हमने आरएससी के अंदर किए थे, जैसे एलवीएम कैसे बनाना है, स्वैप पार्टीशन कैसे बनाना है, बट ये हम अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आएगा, बट प्रोग्रामिंग इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब सी लैंग्वेज भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट इतना सिंपल प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो एक हार्ड वर्क था, ठीक है, या वैसे ही आप कंपनी में करोगे तो वो एक हार्ड वर्क होगा। अभी चाहिए स्मार्ट वर्कर्स, ठीक है। और आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जो काम वो पहला वाला पहले मेथड से आप कर रहे हो, वो घंटों लग रहे हैं उसको टास्कों को परफॉर्म करने के लिए, बट वही काम वो आप यहाँ पे कुछ मिनट्स में कर सकते हो। एलवीएम क्रिएट करना है, मैन्युअली एलवीएम आप बनाते हो तो 10 से 12 कमांड चलाने होते तब जाके एलवीएम बनता है। 10 से 12 कमांड चलाने के लिए आपको मोटा मोटा 1 मिनट लग जाएगा, मैं कुछ ही सेकंड्स में कर सकता हूँ। और एक मशीन पे नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स के ऊपर, 1000 मशीन्स के ऊपर मैंने आपको एलवीएम क्रिएट करने के कमांड्स बताए, क्रिएट करने का टास्क बताया। हर एक मशीन के लिए ऊपर आप 10-10 12-12 कमांड चला रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको 100 मशीन्स कॉन्फ़िगर करना है, सेम प्रैक्टिकल आपको 100 मशीन्स के ऊपर करना है। तो आप मैन्युअली करोगे ऑब्वियसली, हर मशीन्स के ऊपर जाओगे वो 10-12 कमांड चलाओगे, फिर एलवी रेडी, फिर दूसरे मशीन पे सेम प्रैक्टिकल, तीसरे मशीन पे भी सेम, ऐसे 1000 मशीन के ऊपर करना है तो कितना टाइम लग जाएगा? एक मशीन पे आप मोटा मोटा 1 मिनट भी कंसिडर करते हो, आपका स्पीड अच्छा है, तो 1000 मशीन के ऊपर 1000 मिनट्स, कितने घंटे लग जाएंगे आपको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या फिर कितने डेज लग जाएंगे? कोई बड़ा टास्क है तो, और यही टास्क मैं कुछ मिनट्स में कर दूं तो, और खाली एक कमांड से 1000 मशीन्स के ऊपर मैं एलवी एक कमांड से बना सकता हूं। छोटा सा कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, एक बार कोड लिख दिया, खाली एक कमांड से मैं वो 1000 मशीन्स के ऊपर वो टास्क परफॉर्म कर सकता हूं, और कुछ ही मिनटों में। ये है ऑटोमाइजेशन, ठीक है, ये है स्मार्ट वर्क। और आज के डेट में कंपनी में इसी तरह से स्मार्ट एम्प्लॉय चाहिए, जो कि पहले वाले एम्प्लॉय घंटों घंटों लग रहे वो टाइम परफॉर्म कर, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, और आप कुछ कोड लिख के कुछ ही टाइम के अंदर ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पे आरएससी के अंदर, जो कि एंसिबल नाम से है, ठीक है। तो एंसिबल के अंदर हमें कुछ 10 से 12 यूनिट्स हैं, वैसे टोटल 12 यूनिट्स है, बट 2 यूनिट इतने छोटे हैं कि मैंने वो एक यूनिट के अंदर ऐड कर दिया, मतलब 2 यूनिट्स में आपको एक दिन में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने 10 यूनिट तक ये सिलेबस डिजाइन किया, जो कि रेड हैट का ऑफिशियल सिलेबस है, टॉपिक्स हमारे रेड हैट के हिसाब से ही जो है उसके हिसाब से। इसके ऊपर आप एग्जाम दे सकते हो, जो कि एग्जाम होता है आरएससी, बट आप डायरेक्टली आरएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो जब तक आप आरएससी ऐसे पास नहीं होते, ठीक है। तो आरएससी का एग्जाम आपको कब देना है? जब आप आरएससी ऐसे का एग्जाम पास होते हो, तो आप डायरेक्टली जंप नेक्स्ट एग्जाम पे नहीं कर सकते हो, या रेड हैट के कोई भी नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते हो जब तक आप ये क्लियर नहीं करते हो, कुछ एग्जाम छोड़ के, ठीक है। तो आरएससी से तो फर्स्ट एंट्री आपको एग्जाम करना है। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं, याद रखना है जॉब के लिए। कंपनी में सर्टिफिकेशंस के अलावा, मतलब सर्टिफिकेशंस नहीं है आपके पास, तो वैकेंसीज या फिर आपको जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत कम है, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आरएससी और आरएससी अभी रेड हैट में वैकेंसी निकला है, ठीक है, मैंने पोस्ट किया है, वहां पे सर्टिफिकेशंस कंपल्सरी चाहिए, वहां पे लिखा है आरएससी से, इवन आरएससी भी होता है। तो रेड हैट में आपको अप्लाई करना है एज अ फ्रेशर, ठीक है, तो आपके लिए 2 सर्टिफिकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम 2, हाँ कम से कम की बात हो रही है, आरएससी और आरएससी। फिर आपके पास क्लाउड है, या फिर ओपन स्टैक है, या फिर ओपन शिफ्ट है, या फिर क्लाउड डॉकर है, कुबरनेटीज है, आगे के सर्टिफिकेशन, तो आपका वेटेज और बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है, सेकेंड एग्जाम है, और जिसका कोर्स RH294 है ऐसा। तो RSC जो होता है, इसका जो एग्जाम कोड है वो EX200 होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपके बैच में तो RSC कंप्लीट कर लिया है, अभी नेक्स्ट RSC का एग्जाम है, ठीक है। तो RSC जो होगा वो EX294
ये एग्जाम का कोड है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोड्स लिखने होते हैं, प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जैसे आरएससी से का भी एग्जाम प्रैक्टिकल होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ये 4 आवर्स का एग्जाम होता है, 4 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकली से आएंगे और प्रैक्टिकली आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। कोई मल्टीपल चॉइस नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई ओरल टेस्ट नहीं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, इंटरेस्टिंग होता है एग्जाम्स, ठीक है। तो 15 डेज का ये कोर्स चलेगा पूरा, बट इस कोर्स को सीखना है आपको। एंसिबल कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता है। जिन्होंने आरएससी से सीखा होगा पहला और दूसरा बुक, तो ही आप एंसिबल या फिर इस कोर्स को कर सकते हो, आप तो ही समझेगा। बिकॉज मैं वही बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे परफॉर्म किए ना, मैन्युअली या हार्ड वर्क, वही हम कोड से परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। और एक कमांड से हम मल्टीपल मशीन्स को एज इट इज कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम इसी को डिस्कस करते हैं, एंसिबल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं एंसिबल्स के रिगार्डिंग या एग्जाम से रिगार्डिंग, वो कवर करते हैं। कल से फिर हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल सा एक टास्क मैं आपको देता हूं। आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, उस कंपनी में 1000 मशीन्स है। मशीन्स कितने? 1000। नोड हम बोलते हैं, मशीन्स की जगह नोड हम यूज करते हैं। नोड्स, मल्टीपल नोड्स है, 1000 नोड्स है। नोड्स का मतलब यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है। तो 1000 नोड के ऊपर मैंने एक टास्क आपको बताया, सिंपल सा टास्क है, एक यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। एक यूजर क्रिएट करना है, कितने मशीन्स के ऊपर? 1000 मशीन्स के ऊपर। यूजर का नेम एग्जांपल के लिए स्काईनेट समझते हैं। स्काईनेट नाम का आपको यूजर क्रिएट करना है, कितने मशीन्स के ऊपर? 1000 मशीन्स के ऊपर। सिंपल सा कमांड होता है, कोई बता सकता है लिनक्स में यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है? यूजर ऐड एंड यूजर का नेम। तो आप यूजर ऐड और स्काईनेट इस तरह से आप टास्क मेंशन, मतलब एक सिंपल सा कमांड, यूजर ऐड एंड स्काईनेट, कितने मशीन्स के ऊपर परफॉर्म करना है? 1000 मशीन्स के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? हर मशीन्स के ऊपर जाओगे, यूजर ऐड स्काईनेट, यूजर ऐड दूसरे मशीन के ऊपर स्काईनेट, ऐसे 1000 मशीन्स के ऊपर। मतलब कितने कमांड चला रहे हो आप? 1000 कमांड चलाने हैं, तब जाके ये टास्क आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। और 1000 मशीन्स के ऊपर आप कमांड जो चला रहे हो, हर एक मशीन पे मोटा मोटा हम 30 सेकेंड्स भी कंसिडर कर लेते हैं। आपको 30 सेकेंड्स लग रहा है यूजर ऐड और यूजर का नेम देने में, 500 सेकेंड्स, ठीक है। 500 सेकेंड्स आपको लग जाएंगे, ठीक है। सपोज आपका स्पीड और स्लो है, 1 मिनट लगा रहे हो, तो 1000 मिनट्स लग जाएंगे आपको, ठीक है। 500 सेकेंड्स नहीं आएगा, ठीक है, मैंने बहुत कम बोल दिया ये, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यही टास्क मैं एक कमांड में, जो कि आपको यहाँ पे 1000 कमांड चलाने हैं, ठीक है, और कुछ ही सेकेंड्स में, या चलो मोटा मोटा 1 मिनट में 1000 मशीन पे मैं वही टास्क कर दूं, तो एंसिबल ये करके देता है। एंसिबल के थ्रू आप ये कर सकते हैं। कंपनी में 1-2 मशीन्स कॉन्फ़िगर नहीं करने होते, कंपनी में या डेटा सेंटर्स के अंदर हजारों लाखों मशीन्स होते हैं, या क्लस्टर्स। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? नोड का ग्रुप होता है। लेट्स से ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ऐसे 4 नोड से। नोड मतलब मैं फिर से बताता हूँ, सर्वर। हाँ, सर्वर्स को नोड भी बोला जाता है। तो इन चारों का मैंने एक बना दिया ग्रुप। ये चारों मिलके क्या कर रहे हैं? सेम सर्विस दे रहे हैं। मतलब जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है, सेम वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है, सेम वेबसाइट और सेम वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है। फिर आप बोलते हैं ऐसा क्यों करना है? सेम वेबसाइट आप 4 सर्वर पे क्यों चला रहे हो? एक सर्वर पे चलाओ। हर सर्वर को इतना आप, मतलब हर सर्वर के अंदर आप ये एक एक वेबसाइट या एप्लीकेशन चला रहे हो, इससे बेटर एक सर्वर पे चला दो, ठीक है। हार्डवेयर का भी तो कॉस्ट लगता है यहाँ पे, तो 4 मशीन मतलब 4 हार्डवेयर का भी कॉस्ट लगेगा। एक मशीन भी 5 लाख का कंसिडर करते हो, जो कि एक नॉमिनल प्राइस में बता रहा हूँ सर्वर का, ठीक है। तो 5-5 मतलब यहाँ पे तो आपने 10,000 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, उससे बेटर एक सर्वर पे चला दो। देखो सोच के देखो, एक सर्वर, वो सर्वर जिसके ऊपर आप अपना वेबसाइट और एप्लीकेशन चला रहे हो, और वही डाउन हो गया, तो मतलब वो वेबसाइट
वो सर्वर फेल हो गया तो, जिसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन चला रहे थे, ठीक है, दूसरा बैकअप सर्वर नहीं है आपके पास, जब तक आप उसको अप नहीं करोगे, जब तक आप उसको फिर से खड़ा नहीं करोगे, तब तक ये सर्विस नहीं देगा। फिर वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है, डिपेंड आप कितना जल्दी कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो तब तक आपका एप्लीकेशन डाउन रहेगा। सपोज आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हो जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट्स आपका बेच रहे हो, और वही एप्लीकेशन जो यहाँ पे चल रहा है एक सर्वर के ऊपर, और वही डाउन हो गया तो आपका तो नुकसान है, ठीक है। फ्लिपकार्ट सर्वर डाउन हो गया तो 1 सेकंड का करोड़ों का नुकसान हो जाता है उनका। कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा सोच के देखो। 1 रुपए का भी शॉपिंग करते हो आप फ्लिपकार्ट से 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड में 1 करोड़ कमा रहा है। 1 रुपए का शॉपिंग भी कर लेते पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने 1 रुपए का शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट से 1 सेकंड में, तो 1 करोड़ का नुकसान है। 1 सेकंड भी डाउन हो गया सर्वर तो 1 करोड़ का नुकसान तो 1 सेकंड में हो जाएगा। मिनिटाचा विचार केला तर 60 सेकंड्स असतात, 60 करोड़, 1 मिनट में 60 करोड़ का नुकसान। कब कमाएंगे हम 60 करोड़? वो तो 1 मिनट में उसका नुकसान है उनका। सर्वर डाउन हो गया तो ये नुकसान होता है। फिर आप बोलते क्या होता है, हमारा लैपटॉप तो कितने बार डाउन हो जाता है। आपके लैपटॉप पे कुछ थोड़ी चल रहा है, ठीक है। छोटे सर्वर्स की बात नहीं हो रही। आज आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये भी डाउन हो गया ना, कुछ टाइम के लिए भी काम नहीं कर रहा है, तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जो आप फोन पे से, गूगल पे से ट्रांसफर कर रहे डेटा, मतलब ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आप, पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो 2 मिनट तक उसका सर्विस चल नहीं रहा है। तो आज जो मुझे आपको पेमेंट करना था, मैंने आज नहीं कल किया, और जो आज का जो उनको जो परसेंटेज मिलने वाला था जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो वो नहीं मिला, वो तो नुकसान है उनका। फिर हम बोलते फ़ोन पे, गूगल पे तो हमारे लिए फ्री है, उनको तो बैंक की तरफ से या कहीं से तो पैसा मिलता होगा ना उस एप्लीकेशन को, ठीक है, तो वो तो नुकसान है। इसीलिए एक सर्वर के ऊपर आप कभी डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है। वैसे तो कंपनी में नहीं होता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर डाउन भी हो गया तो बाकी 3 सर्वर्स होंगे सर्विस देने के लिए, इसीलिए हर एक सर्वर के ऊपर सेम एप्लीकेशन चल रहा है। ये एप्लीकेशन नहीं चल रहा है इस सर्वर का तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये 3 सर्वर सर्विस दे देंगे, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लस्टर क्या होता है। आज मैं अकेला हूँ फॉर एग्जांपल पढ़ाने के लिए, ठीक है। सपोज मैं कल बीमार पड़ जाता तो मैं कल का तो सेशन क्लोज कर, मतलब बंद कर दिया मैंने, मतलब आपको कल का सर्विस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए। बट हम 2 फैकल्टी है, तो सपोज मैं नहीं आता हूँ तो मेरे बदले में वो दूसरा आके वो पढ़ा देगा। सपोज वो नहीं आता तो मैं उसका फैकल्टी, मतलब मैं उसकी जगह आके पढ़ा देता हूँ आपको। आपको कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है। तो ये कब मिलेगा, जब हमारा ग्रुप होगा, 2 मिलके हम ये आपको सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। उसी तरह से ये 4 मिलके आपको ये सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, सेम सर्विस, ठीक है। ये दोनों डाउन भी हो गए तो ये दोनों क्या करेंगे, सर्विस देंगे, ऐसे। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड है, या पे 2 रखने हैं ग्रुप में, या फिर 100 रखने हैं, या फिर हजारों रखने हैं सर्वर्स, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, यूट्यूब, ये जितने भी आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, ये थोड़ी एक सर्वर पे चल रहा है। कितने उनके अनगिनत सर्वर्स होंगे जो कि हमें ये कंटिन्यूसली सर्विस दे रहे हैं। लाखों सर्वर्स होंगे, हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग डेटा सेंटर्स में उनके सर्वर्स होंगे जो कि हमें ये सर्विस दे रहे हैं। ये क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है नोड्स का। नोड मतलब यहाँ पे सर्वर, सर्वर का ग्रुप, दैट मीन क्लस्टर। नोड्स का ग्रुप, दैट मीन क्लस्टर। तो ग्रुप ऑफ नोड्स, दैट मीन क्लस्टर। और इन्हीं क्लस्टर क्लस्टर मिला के बनता है डेटा सेंटर। तो ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, दैट मीन्स डीसी, डेटा सेंटर। बड़े सिंपल डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ नोड्स, दैट मीन क्लस्टर, और कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स, दैट मीन्स डेटा सेंटर्स, ठीक है। और डेटा सेंटर्स में लाखों करोड़ों सर्वर्स होते हैं जो कि हमें सर्विस दे रहे हैं। तो ये क्लस्टर्स में काम करते हैं, और एक एक मशीन को हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है। यहाँ पे ठीक है, हम डेमो प्रैक्टिस के लिए एक एक दो दो मशीन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बट कंपनी में जब आप काम करोगे तो वहाँ पे हजारों सर्वर्स होंगे, और उन हजारों सर्वर्स के ऊपर आपको सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, सेम कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो हर मशीन को कॉन्फ़िगर करोगे।
मैन्युअली कितना टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क। एक्यूरेसी का कोई गारंटी नहीं है, ह्यूमन से एरर्स आ सकते हैं। देखो 10 मशीन तक मैंने तो एकदम सही कॉन्फ़िगर कर लिया, बट किसी का फोन आ गया, मुझे मूड चेंज हो गया मेरा, ठीक है, तो आगे मैं गलती कर रहा हूँ। 2-3 कमांड तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी, स्टेप्स में से 2-3 कमांड छोड़ दे, ये एरर्स हो सकते हैं जिसको हम ह्यूमन एरर्स बोलते हैं। तो एक्यूरेसी का गारंटी नहीं कि 100% आपने सही सर्वर ऑल सर्वर कॉन्फ़िगर किए, फिर वो बग्स फिर बाद में फाइंड आउट करो, उसका अलग सा टाइम, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर ही आपको परफॉर्म किया जाएगा, एक्यूरेसी का गारंटी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा आपको जब आप एंसिबल के थ्रू करते हो। तो एंसिबल ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है, मशीन्स को सर्वर्स को आपको कॉन्फ़िगर करना है, कोई सेटअप आपको क्रिएट करना है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, तो उसके लिए एंसिबल काम करता है। वैसे तो बड़ा यूजफुल टूल है, 2012 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। माइकल डेहान ये उसका फाउंडर है, माइकल डेहान। 10-12 लोगों ने ये टूल बनाया, एक ग्रुप था तो उन्होंने ये टूल बनाया, पर आज इतना पॉपुलर हो गया, हर कंपनी के अंदर ऑटोमेशन के लिए एंसिबल को यूज करते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये ऐसा एक ही टूल है मार्केट में, एंसिबल जैसा दूसरा कोई नहीं है। एंसिबल तो बहुत लेट आया, उसके पहले बहुत सारे टूल्स होते थे जो कि ये काम करते थे। पपेट, पपेट नाम का एक टूल था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था, पपेट, शेप, ठीक है, ये टूल्स थे। बट एंसिबल उनसे इजी है, मतलब इसको सीखना है तो आपको किसी प्रोग्राम का नॉलेज की जरूरत नहीं है। कोडिंग आपको नहीं भी आता है, प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है, तो भी इसका कोड लिख सकते हो। बट पपेट और शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए था, कोडिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है उसका। इसको सीखना है तो कोई स्पेशल कोडिंग की जरूरत नहीं है, खाली आपको लिनक्स आना चाहिए। RSC SA का जो टॉपिक्स है वो आपको आने चाहिए, लिनक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप एंसिबल का कोड लिख सकते हो। लिनक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको डिफिकल्ट जाएगा एंसिबल। तो इसीलिए आपको पहला और दूसरा बुक पे प्रैक्टिस करना है। आपको हार्डवर्क ही नहीं पता तो फिर स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप, ठीक है। इसीलिए पहले आपको हार्डवर्क पता होना चाहिए। यार पहले हम ऐसा ऐसा करते थे, अभी देखो मैंने इतना छोटा सा कोड लिख दिया, एक कमांड में रन कर दिया, मल्टीपल मशीन्स के ऊपर ये टास्क हो गया, तभी तो आप वो फील कर पाओगे हाँ इजी हो गया। पहले से आपको हार्डवर्क ही नहीं पता तो आपको वो इजी लगेगा या वो डिफिकल्टी लगेगा। तो आपको पहला पता होना चाहिए वो कैसे किया जाता है, बिकॉज एंसिबल के अंदर जब हम कोड लिखेंगे तो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। एलवी क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, मैं एलवी का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो उसके स्टेप्स आपको पता ही नहीं तो कोड लिख नहीं पाओगे आप। तो आपको पता ही नहीं कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो कोड लिखते समय आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। हालांकि वो कमांड आपको याद नहीं चलेगा, बट आपको वो स्टेप्स पता होने चाहिए। जैसे एलवी क्रिएट करना है, पार्टीशन बनाना होता है, पीवी बनाना होता है, वीजी बनाना होता है, एलवी, फिर फॉर्मेट, फिर फोल्डर बना के माउंट कर दो, फिर स्टब में एंट्री कर दो। तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप कोड में उस तरह से सिक्वेंशियली लिख सकते हो। ये तो पहले आपने माउंट कर दिया, पहले फॉर्मेट कर दिया, पार्टीशन ही नहीं है और आप पहला टास्क फॉर्मेट का बोल रहे हो, नहीं पहले पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। तो एलवी के थ्रू आप ये कर सकते हो। और मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए एंसिबल यूज किया जाता है कंपनी के अंदर। एंसिबल के अलग से, मतलब एंसिबल रिक्वायर्ड होता है बहुत सारे कंपनीज में, अभी मेंशन होता है कि आपको एंसिबल और आना चाहिए और एंसिबल के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, बिकॉज हर कंपनी अभी ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है। आईटी कंपनी भी आप देखते हो तो सारे ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है, कम टाइम में कितना ज्यादा काम कर सकते हैं और स्मार्ट एम्प्लॉयज उसको चाहिए, तो फिर आपको एंसिबल सीखना है। आगे मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि आपका एक गोल रखना है, आपको डेवऑप्स करना है, कहीं से भी करो पर डेवऑप्स करो। डेवऑप्स का पहला सब्जेक्ट, अभी दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, पहला हो गया लिनक्स सीख लिया हमने, ठीक है, RSC से मतलब लिनक्स ओएस को सीख लिया, अभी समझ लिया हमने, ठीक है। अभी हम ऑटोमेशन के लिए जो टूल होता है एंसिबल को सीखने वाले हैं। तो डेवऑप्स के सब्जेक्ट में ये भी एक सब्जेक्ट है। 10 सब्जेक्ट में आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए अभी तक, या करने वाले हो दूसरा सब्जेक्ट, 15 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम डेवऑप्स का ही कोर्स करें, कोई टुकड़ों में कर रहा है, किसी ने फुल कोर्स लिया है, बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। तो एंसिबल जो कि मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है। एक सर्वर होता है सेंट्रलाइजली, एक सर्वर होगा,
जिसको हम एंसिबल सर्वर ही बोलते हैं फिलहाल। एग्जैक्ट नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है, जब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा एंसिबल सर्वर है, ठीक है। और इस एंसिबल सर्वर को क्या करना है, मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है, क्लाइंट्स को मैनेज करना है। क्लाइंट्स मतलब एक्चुअली ये भी सर्वर्स ही है, ये भी नोड्स है, बट अभी फिलहाल ये एंसिबल के लिए क्या है, क्लाइंट है। अभी देखो, मैं आपके लिए पढ़ाता हूं तो मैं आपके लिए बन गया सर, फैकल्टी, बट मैं भी तो किससे पढ़ता हूं ना, तो मैं भी किसी का स्टूडेंट होता हूं। कभी सपोज रेड हैट के फैकल्टी ने मुझे कुछ टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ाया, तो मैं अभी उनको बोल रहा हूं सर, और मैं बन गया उनका स्टूडेंट। तो एक सर्वर किसी दूसरे सर्वर का क्लाइंट हो सकता है, हमेशा याद रखना है। एक सर्वर है, ये भी सर्वर है। ये सर्वर किसको सर्विस दे रहे हैं, अपने नोड्स को, अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, बट ये भी किसी ना किसी के तो क्लाइंट होंगे। किसके, इसके क्लाइंट है, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी इसको क्लाइंट बोला, हालांकि ये भी क्या है, नोड सर्वर सी है, ठीक है, जो कि बाकी क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट चल रहा है और ये वेबसाइट क्लाइंट्स को वो प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे सर्वर्स वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्लाइंट इसको सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये एंसिबल सर्वर बोलता है ये मेरे क्लाइंट है, ठीक है। या फिर ये सर्वर बोलते हैं ये मेरा सर्वर है, जो कि एंसिबल, जो हमें कॉन्फ़िगर कर रहा है, कुछ भी सेटअप कॉन्फ़िगर करना ये करता है, और ये सेटअप ही मैं आपको देता हूं फिर। जैसे यहाँ पे मैंने वेबसाइट, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, वेबसाइट बना दिया इन सारे मशीन्स के ऊपर, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है, जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर किसने किया, इस सर्वर ने। कोई लोग उसको मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर, मास्टर नहीं वर्ग, मास्टर, ठीक है। और ये नोड्स होते हैं हमारे, मास्टर नोड मतलब सर्वर नोड, ठीक है। इसको कंट्रोलर भी बोला जाता है, जो कि कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, इन सारे मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर वेबसाइट होस्ट किया या कोई एप्लीकेशन होस्ट किया, और ये क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ये सर्विस दे रहे हैं। ये जो क्लाइंट्स हैं, इन क्लाइंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विस इनको दे रहे हैं, ऐसा, ठीक है। इनको कॉन्फ़िगर करने वाला एंसिबल सर्वर है। तो एंसिबल सर्वर या एंसिबल क्या करता है, सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन टूल है ये। एंसिबल क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला एक टूल बनाया गया, 2012 में उसको बनाया गया था, ठीक है। उसके पहले भी पपेट शेप इस तरह के टूल्स होते थे, आज भी है, बट एंसिबल सबसे ज्यादा बूम में है, ठीक है। ऑटोमाइजेशन कर सकता है, बहुत सारे एक्टिविटीज को, मल्टीपल सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको बनाया जाता है, और हर जगह सेटअप होता है। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मुझे यहाँ पे 10-20 मशीन कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जो कि लैब में 20 मशीन से कॉन्फ़िगर करने से, सोच के देखो, मैं हर मशीन को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। उससे बेटर मैंने एक सर्वर बना के रखा है, कोई यूजर मुझे क्विकली क्रिएट करना है, सिंगल कमांड चलाता हूँ, 20 मशीन के ऊपर मेरा वो यूजर क्रिएट हो जाता है। या कोई सर्विस है, जो सर्विस मुझे 1000 मशीन के ऊपर स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो 1000 मशीन के ऊपर जाके 1000 कमांड चलाओगे। मैं एंसिबल सर्वर के थ्रू यहाँ पे सिर्फ खाली एक कमांड चलाता हूँ, 1000 मशीन के ऊपर वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टेटस देखना है, कोई सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना है, 1000 मशीन के ऊपर। वैसे उससे ज्यादा भी मशीन होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, ठीक है। तो एंसिबल एक कमांड में कर देगा, हाँ, उसके लिए छोटा सा कोड लिखना होता है, कोड आपने लिख लिया, एक कमांड से पुश कर दो उस कोड को 1000 मशीन के ऊपर, और एंसिबल सर्वर उन सारे मशीन के ऊपर क्या करता है, उस टास्क को परफॉर्म कर देता है। यही हम सीखने वाले हैं एंसिबल के अंदर, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क होगा हमारा, जो कि पहले हम हार्ड वर्क कर रहे थे, अभी हम स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, या तो कुछ डाउट्स, कुछ सवाल तो पूछ सकते हो।